सुधांशु आज अपने मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाता ही जा रहा था। सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण आज ही उसके जीवन में आने वाला था। आज उसकी शादी होने वाली थी। वह वर राजा बनकर आज दुल्हन को लेने के लिए अपने घर से प्रस्थान करने वाला था। आज उसकी खुशियाँ अपने आप ही झलक झलक कर बाहर आनी प्रारंभ हो जाती है। चेहरे पर और ज़्यादा खुशियाँ अटखेलियाँ करना प्रारंभ कर देती है। मेरे जैसा भाग्यशाली युवक इस दुनिया में और कोई होगा क्या, जो आज इतनी प्रसन्नता के साथ आज मैं अपने जीवन को और ज़्यादा प्रसन्नतामय बनाने के लिए अग्रसर करना प्रारंभ कर चुका हूँ। शादी जीवन के लिए सबसे बड़ी आज़ादी का एक नया फार्मूला बन सकता है। यदि मैं अपने जीवन को खुशहाल बनाना प्रारंभ कर दूं तो मन के अंदर अनेकों प्रकार की कल्पनाएं हैं, वह उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। जब वह वर राजा बनकर अपने ससुराल के द्वार पर दस्तक देता है, सुधा अपने होने वाले पति देव का इंतज़ार कर रही थी। सुधा और सुधांशु दोनों की जोड़ी है, वह भी सबको जमती हुई नज़र आ रही थी। शादी का वह क्षण सबके लिए यादगार बनता जा रहा था। सुधांशु जितना खुश था, सुधा उससे भी ज़्यादा अपने आप को खुशहाल मानना प्रारंभ कर देती है। पर शादी की खुशियाँ थोड़े ही दिनों के अंदर काफूर होनी प्रारंभ हो जाती है। जब आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा, कलह, कदाग्रह ये होना प्रारंभ हो जाता है। झगड़ा कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं होता था, केवल छोटी छोटी बातों को लेकर ही आपस के अंदर टकराहट है वह होनी प्रारंभ हो जाती थी। सुधांशु आज बाजार से थका थका महसूस करता हुआ अपने घर पर दस्तक देता है। जो ही घर पर पैर रखता है और आवाज़ देता है, सुधा आज शरीर टूट रहा है, जल्दी कर मेरे लिए चाय की एक प्याली है वह तैयार कर दे। यह बात सुनते ही सुधा ने तुमकते हुए कहा, क्या कहा? एक प्याली चाय? क्या तुम अकेले ही चाय पियोगे? यूँ नहीं कहा जाता। सुधा 2 प्याली चाय तैयार कर ले और आज हम आराम से बैठकर और अपनी मन की बातें करते हुए चाय पीना प्रारंभ करेंगे। तुम तो इस तरह की बात करते हो मानो मेरा इस घर के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को अपनी नौकरानी समझ रखा है क्या? सुधा का स्वर है थोड़ा सा तेज होना प्रारंभ हो जाता है। सुधांशु को भी थोड़ा सा आवेश आ जाता है और कहता है, इसके अंदर बोलने की क्या ज़रूरत है, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को नहीं चाहिए तेरे हाथ की चाय और मैं जाता हूँ बाहर, कहीं होटल में जाकर ही चाय पीकर आ जाऊँगा। थकान है वह अपने आप ही मिट जाएगी। इतना कहते ही वह तत्काल उठकर अपने घर से बाहर रवाना हो जाता है। भयंकर ठंड का मौसम था, पर वह बिना पीछे मुड़े देखे वह आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा था। सुधा उसके बढ़ते हुए कदमों को देखती जा रही है, पर कर कुछ नहीं पा रही थी। सुधांशु सीधा बाजार में जाता है और एक होटल के बाहर बैठकर होटल वाले को आवाज़ देता है, एक गर्मा गर्म चाय है वह बनाकर जल्दी लेकर आ जा। कुर्सी पर बैठ जाता है। इतने में पीछे से उसके कानों के अंदर एक स्वर सुनाई देना प्रारंभ होता है, इतनी भयानक ठंड और इस ठंड के अंदर तुम होटल में आकर चाय पी रही हो, क्या बात है?
तुम अपने घर पर चाय क्यों नहीं पी रहे हो? सुधांशु ने यह आवाज़ सुनी, अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ा, देखा एक वयोवृद्ध व्यक्ति है। ये बात कह रहा है। भयंकर ठंड का मौसम, उसका शरीर है वह कांप रहा था। सुधांशु ने कहा, बूढ़े बाबा, तुम भी तो इस ठंड के अंदर कांप रहे हो और यहाँ चाय पीने के लिए आए हो। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। उसने कहा, बेटा, पहले मेरी बात सुन, फिर तेरे को पता लगेगा आज मैं यहाँ ठंड में क्यों कांप रहा हूँ। मेरा भी परिवार था, मेरी भी धर्म पत्नी थी, बहुत ही अच्छी थी। पूरे परिवार को एकता के सूत्रों के अंदर वह पिरोकर रखने वाली थी। पर मेरा उससे बार बार झगड़ा हो जाता था। जब तक वह मेरे साथ में रही और मेरे को कांटे की तरह वह खटकती रही। 1 साल पहले उसका स्वर्गवास हो गया। मेरा सारा परिवार है वह बिखर गया है। अब मैं अपने परिवार को एकता की धागे के अंदर बांध कर नहीं रख पाया। आज परिणाम ये आ गया, सारे बेटे अलग थलग पड़ गई हैं। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। बेटियां ससुराल चली गई है, जवाई आने का नाम नहीं लेती हैं। बहुएं कभी मेरे को पसंद भी नहीं करती है और मैं अकेला ही रह गया हूँ। अब मेरे को अपनी धर्म पत्नी के अवगुण नहीं, उसके भीतर में जितने भी विद्यमान गुण थे, एक एक गुण है, वो अपने आप ही मेरे को याद आने प्रारंभ हो जाती हैं। पर अब मैं करूं क्या? केवल आंखों में आंसू बहाने के अलावा मेरे पास के अंदर और कोई हथियार भी नहीं है। यह महाभयानक ठंड का दिन है, पर घर में चाय बनाकर पिलाने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ मजबूरी में आकर चाय पी रहा हूँ, करूँ क्या? यदि आज धर्म पत्नी होती तो मेरे को यह दिन देखने नहीं पड़ते। अरे बेटा, तेरे तो घर होगा, तेरी धर्म पत्नी होगी, उसके साथ के अंदर आराम से रहने का प्रयास कर। धर्म पत्नी है तो ही घर है, वरना इस घर का कोई मूल्य नहीं है। केवल ईंट पत्थर का एक बना बनाया ढांचा है, इसमें प्राण नहीं है। पत्नी है तो घर में प्राण है, पत्नी नहीं है तो पूरा घर है वह एक तरह से निष्प्राण नजर आता है। इसलिए चाय होटल पर नहीं, अपने घर पर जाकर पीने का प्रयास कर। यह बात सुनते ही सुधांशु की आंखें खुल जाती है, विवेक चेतना जागृत हो जाती है। बाबा बहुत ही सही बात कह रहा है, मेरे को छोटी छोटी बातों पर कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तत्काल वह आदेश देता है होटल वाले को, ये जो मेरे लिए चाय बनाई है, ये चाय तुम इस बाबा को पिला देना। इतना कहकर सुधांशु उठता है और सीधा अपने घर की तरफ रवाना होता है। भयंकर ठंड थी, बिना गर्म कपड़े पहने बाहर आया था, उसका सारा शरीर है वह कांप रहा था। जब वह घर पर पहुंचता है, सुधा बाहर खड़ी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह समझ गया इसके मन के अंदर कितनी पीड़ा और दर्द हो रहा है। वह जब नज़दीक जाता है तब उसने कहा, आप इतनी ठंड के अंदर कहाँ गए? और मैं आपकी जैकेट लेकर बाहर खड़ी हूँ और आप कहाँ चले गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसने कहा, अरे सुधा, मेरे ठंड की तेरे को इतनी चिंता सता रही है? अरे तेरे शरीर पर भी तो कुछ भी पहना हुआ नहीं है, तुम भी तो ठंड से कांप रही है। पहले अपने शरीर का ख्याल रख, तब अच्छा रहेगा। देखते देखते मनोमालिन्य है वह अपने आप ही दूर होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों अपने घर पर जाते हैं, आपस में प्रेम से रहने का संकल्प है ये अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। सुधांशु के कानों के अंदर हमेशा एक ईश्वर है, वह गुंजायमान होता है। धर्म पत्नी है तो घर है, वरना घर है वह केवल पत्थर और ईंट का
एक बना बनाया ढांचा है। इसलिए धर्म पत्नी हमेशा ही घर को संभालने वाली होती है। परिवार के साथ में रहकर शांति से जीवन यापन करना चाहिए। लक्ष्मी घर की है तो घर है वह हमेशा ही हरा भरा नज़र आता है। लक्ष्मी जब रवाना हो जाती है वह घर भूत बंगला बन जाता है। घर को हमेशा स्वर्ग बनाए रखें, भूत बंगला नहीं। आचार्य भूपेंद्र।